अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हेडलाइंस के बाद खबरों की तरफ बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर आ रही है। यहां के धारचूला में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 6 बजे से झटके महसूस किए गए और भूकंप का केंद्र नेपाल का गोकुलेश्वर रहा है। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 2.9 रही है। भूकंप से किसी जान माल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है। कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। तीव्रता भी काफी कम 2.9 मापी गई है रिक्टर स्केल पर और इसका जो केंद्र रहा है वो नेपाल का गोकुलेश्वर रहा है। कल से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। आज 3 बजे विधानमंडल दल के नेताओं की मीटिंग होगी। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश, संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। शाम 3:30 बजे कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग होगी। तो कल से विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र शुरू हो रहा है। हालांकि देखिए, मुख्यमंत्री जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आज विधानमंडल दल की जो है वो मीटिंग है जिसमें काफी बड़े नेता जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। विधानमंडल दल के नेताओं की मीटिंग होगी और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश, संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी इसमें मौजूद रहेंगे। सुनील हमारे साथ जो हैं जुड़े हुए हैं। सुनील, बेहद महत्वपूर्ण ये हो जाता है क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री जो हैं वो पॉजिटिव हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह से कोई प्रभाव ना हो, तो क्या इंतजाम, आज की मीटिंग की बात करें और फिर सत्र को लेकर भी बात करें तो? देखिए जी, हमने सितंबर में भी देखा था। 23 सितंबर को जब एक दिन का विधानसभा का सत्र हुआ था और उसके पीछे बड़ी वजह यही थी कि लगातार कोरोना का संक्रमण फैल रहा था और करीब 1 से 1.5 दर्जन के आसपास विधायक भी कोरोना संक्रमित हुए थे। तो ठीक अब जो दिसंबर में ये सत्र हो रहा है, इसकी अवधि भी हालांकि कम रखी गई है, 3 दिन का सत्र रखा गया है, लेकिन कोरोना का संक्रमण अपनी जगह है। इसके लिए तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं क्योंकि पिछला सितंबर का अनुभव विधानसभा सचिवालय के पास है कि किस तरह से विधायकों का कोविड टेस्ट होगा, किस तरह से कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा। इसके लिए विधानसभा में सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। 2 जगह मंडप बनाए गए हैं। एक मुख्य मंडप है जहां पर करीब 40 के आसपास विधायक बैठेंगे और इसके अलावा विधानसभा से ही लगता हुआ रूम नंबर 107 है जहां पर 30 अन्य विधायकों की बैठने की व्यवस्था की गई है। तो ये तमाम व्यवस्थाएं कोविड प्रोटोकॉल के तहत की गई हैं। इससे पहले आज विधानमंडल दल के जो नेता हैं उनकी बैठक होगी जिसमें इंदिरा हृदयेश होंगे, मदन कौशिक होंगी और ये तय किया जाएगा कि किस तरह से इन 3 दिनों में सत्र का संचालन किया जाए ताकि जन मुद्दे। पिछले दिनों हमने जब देखा था, जब सत्र हुआ था तो इंदिरा हृदयेश पॉजिटिव थी। माना गया था कि बहुत सारे सवालों के जवाब सरकार से लिए जाएंगे सत्र को लेकर खासतौर से, लेकिन उस तरह से हो नहीं पाया था। इस बार तैयारियां हैं क्योंकि अब हर एक्सरसाइज इलेक्शन को जहन में रखकर ही होगी। बिल्कुल जीनत, क्योंकि कल भी अगर आप देखेंगे कि अगर कल से विधानसभा का सत्र जब शुरू होगा तो यूथ कांग्रेस ने कल विधानसभा घेराव का अलर्ट किया है कि वो विधानसभा का घेराव करेगी। आज जब विधानमंडल दल और इसके अलावा जो कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंगें हैं ये हो जाएंगी, उसके बाद कांग्रेस ने अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई है। तो इसमें भी एक रोड मैप बनाया जाएगा कि जो 3 दिन का सत्र होगा, कांग्रेस की कोशिश होगी कि वो अधिक से अधिक जनता की आवाज़ को सदन में उठा सके, जनता का ध्यान सदन की ओर खींच सके। ये कांग्रेस की कोशिश होगी और इसका रोड मैप आज बनाया जाएगा क्योंकि सितंबर में जब सत्र हुआ था तो कांग्रेस के कुछ विधायक और खासकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश कोरोना पॉजिटिव थी, वो सदन में मौजूद नहीं हो पाई थी। लेकिन अब की बार कांग्रेस के 11 के 11 विधायक सत्र में मौजूद रहने वाले हैं। तो ये भी माना जा रहा है कि जो इस बार का सत्र होगा भले ही 3 दिन का होगा, लेकिन काफी हंगामेदार इस सत्र के रहने की पूरी संभावनाएं हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो तैयारियां देखिए, कोविड को भी ध्यान में रखा जा रहा है और विपक्ष की उतनी ही तैयारियां हैं सवाल जवाब की भी। खबर देहरादून से आ रही है। यहां सीएम आवास से जुड़े 4 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें एक निजी सचिव, एक अपर सचिव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 अन्य कर्मचारियों की भी पुष्टि हुई है पॉजिटिव होने की। शुक्रवार को सीएम से जुड़े जो तमाम स्टाफ है, मुख्यमंत्री का जो एक पूरा स्टाफ है, उनका टेस्ट हुआ था और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है 4 लोगों की।
मुख्यमंत्री के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भी कोविड टेस्ट कराया और प्रीतम सिंह की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। शुक्रवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से वो मिले थे और फिर सीएम का जो कोविड टेस्ट हुआ था वो देखिए वो पास हुआ था, मतलब यानी कि पॉजिटिव आया था। उसके बाद जो लोग उनके संपर्क में आए उन्होंने अपने अपने टेस्ट कराए थे। अब आपको कोरोना का अपडेट जो है वो बता देते हैं। तो शनिवार को राज्य में कोरोना के 584 नए केस आए हैं। पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की कोविड से मौत हो गई है। राज्य में अब कोविड के 85,000 से ज्यादा केस हो चुके हैं। एक्टिव केसेस की बात करें तो वो 6,000 के पार पहुंच चुके हैं। साल 2020 खत्म होते होते कोरोना ने मुख्यमंत्री समेत तमाम नेताओं को अपनी चपेट में लिया है। ऐसे में 3 दिन के विधानसभा सत्र में कोरोना के बचाव के पूरे इंतजाम किए गए, क्योंकि खतरा तो टला नहीं है। त्रिवेंद्र कैबिनेट के 6 नेता अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से पहले मंत्री मदन कौशिक, सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, धन सिंह रावत और रेखा आर्य कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं नेता विपक्ष इंदिरा हृदयेश के अलावा कई विधायक अब तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। ऐसे में 3 दिन के सत्र में कोविड से बचाव के पूरे इंतजाम किए गए हैं। वहीं सरकारी प्रवक्ता और संसदीय कार्य मंत्री का कहना है कि सत्र तय वक्त पर होगा और नेता सदन यानी मुख्यमंत्री जल्द स्वस्थ होंगे। सत्र में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जल्द स्वस्थ होंगे और चूंकि कोई भी सिम्टम्स इस तरह नहीं है तो मुझे तो उम्मीद है कि जो पहली रिपोर्ट आएगी 2-3 दिन के बाद वो भी नेगेटिव आएगी और मुख्यमंत्री जी भी उम्मीद है कि सत्र के दूसरे-तीसरे दिन हमारा मार्गदर्शन करें। कोरोना ने अब तक न सिर्फ नेताओं को चपेट में लिया बल्कि बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना और पूर्व कांग्रेस विधायक अनुसुईया प्रसाद मैकुरी की अचानक मौत की वजह भी बना, जिन्हें विधानसभा सत्र में श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं विपक्षी कांग्रेस का कहना है कि यह महामारी है, इसकी चपेट में कोई भी आ सकता है, इसलिए जरूरी है कि हर कोई सतर्क रहे। इसके माननीय मुख्यमंत्री जी भी कोरोना से पीड़ित हुए हैं। मैं भगवान से उनके बहुत जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और ये बीमारी है, बीमारी किसी को भी हो सकती है। ये जैसे कि बहुत ही दुखद एक घटना घटी कि हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता अनुसुईया प्रसाद मैकुरी जी भी इस बीमारी के चलते आज हमारे बीच नहीं रहे। कोरोना का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है और उत्तराखंड में भी इंतजार वैक्सीन का है। ऐसे में विधानसभा सत्र में कोई नेता या कर्मचारी कोरोना की चपेट में न आए, इसके लिए सोमवार से शुरू होने वाले सत्र में पूरी तैयारी की गई है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। क्रिसमस और नए साल के जश्न में कहीं लोगों पर दिक्कतें ना हो जाएं, उन्हें भारी ना पड़ जाए, इसके लिए अल्मोड़ा पुलिस पहले ही अलर्ट हो गई है। एसएसपी ने सभी थानों और चौकियों को निर्देश दिए हैं कि पर्यटक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं, मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही पर्यटकों पर भी पुलिस की नजर रहेगी। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेके जो सेलिब्रेशन है या जो टूरिस्ट है उनके मूवमेंट को लेके हमने जितने भी थाना चौकी इंचार्ज हैं उनको हमने निर्देश किया है कि जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं या लोकल लोग हैं वहाँ पर सबसे पहले तो ऐसे पर्यटक स्थलों पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं। लोग सभी जो है मास्क का यूज़ करें और अननेसेसरी वहाँ भीड़ भाड़ नहीं करें। और अगर इस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंस का फॉलो नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ जो भी चालानी कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई है वो भी की जाए। उधर नैनीताल में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण ने प्रशासन की फिक्र को बढ़ा दिया है। जिला प्रशासन ने अब उन इलाकों को चिन्हित करना शुरू किया है जहां कोरोना के मामले ज्यादा आ रहे हैं। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद जिला प्रशासन अब उन इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाने जा रहा है जहां 4 से ज्यादा मामले एक साथ सामने आ रहे हैं। ये लगातार जो अभी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए जो निर्देश दिए गए हैं उसके क्रम में आज हमारे द्वारा एक मीटिंग ली गई है और इसमें ये कहा गया है कि जितने भी मामले प्रतिदिन आ रहे हैं उनकी हर दिन समीक्षा की जाएगी और जिन क्षेत्रों में ज़्यादा मामले आ रहे हैं उन जगहों पे पूर्व की तरह कंटेनमेंट जोन भी बनाए जाएंगे और रिस्ट्रिक्शन भी लगाए जाएंगे। महाकुंभ को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कसी हुई है। कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार के महाकुंभ पर भी कोविड की छाया साफ देखी जा रही है। कुंभ को लेकर पुलिस प्रशासन 3 तरीके के प्लान पर काम कर रहा है। कुंभ प्रशासन जो है इन तीनों स्थिति की पहले से ही तैयारी लेकर चल रहा है। तो हम लोगों ने प्लान A, B, C तीनों ही तरह की व्यवस्था कर रखी है। उसके पीछे रीज़न है कि हम लोग अंतिम समय पे निर्णय ले नहीं सकते हैं, तो हम लोग पहले से ही तीनों तरह का प्लान लेकर चल रहे हैं। अगर पूरी तरह से ओपन रहा तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। जैसे आप जानते ही हैं कि 2010 में
एक पर्टिकुलर जो हमारा मेन स्नान पाव है उसमें ही करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग आ चुके थे। तो भीड़ जो है 2010 में इतनी भीड़ थी, तो अभी भी व्यवस्था देखा जाए तो भीड़ बंद आ सकती। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत करीब 1.5 हफ्ते से कुमाऊं दौरे के बाद देहरादून लौटे हैं। देहरादून में आज भगत सुबह से शाम तक संगठन की मीटिंग्स में व्यस्त रहने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का आज बिजी शेड्यूल रहने वाला है। बंशीधर भगत करीब 11 बजे से कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में भाग लेंगे, जिसमें संघ और उसके करीब 25 फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारी इस वर्चुअल मीटिंग में होंगे। खुद बंशीधर भगत के महामंत्री भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। करीब 3 बजे तक ये मीटिंग चलेगी और उसके बाद बीजेपी अपने उन तमाम कार्यकर्ताओं की मीटिंग करेगी, उन कार्यकर्ताओं को सम्मानित करेगी जिन्होंने पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के दौरान यहाँ विभिन्न व्यवस्थाओं में भागीदारी की थी, जिम्मेदारी संभाली थी। इसके बाद शाम को बंशीधर भगत अपने तीनों महामंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि 21 से 23 दिसंबर तक जब विधानसभा का सेशन चलेगा, उसके बाद 24 दिसंबर से बंशीधर भगत के प्रदेश व्यापी दौरे शुरू होने वाले हैं। उसका रोड मैप भी इस मीटिंग में खींचा जाएगा। इसके साथ साथ 26 दिसंबर को बीजेपी के कोर ग्रुप की मीटिंग है। उस मीटिंग में क्या कुछ एजेंडा होगा, संगठन की ओर से क्या कुछ तैयारियां रखी जाएंगी और पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो टारगेट दे गए हैं प्रदेश संगठन को, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, इस पर भी विचार विमर्श होगा। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आज जन्मदिन है। बीजेपी संगठन और कार्यकर्ताओं की तरफ से अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारियां हैं, जिसमें मुख्यमंत्री को भी शामिल होना था, लेकिन कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मुख्यमंत्री आइसोलेशन में हैं। इसी वजह से वो किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकेंगे। महानगर बीजेपी और मेयर ने शनिवार को दून अस्पताल को कंबल दान किए थे। वहीं सीएम के जल्द ठीक होने की भी कामना की। तो मुख्यमंत्री भले ही आइसोलेशन में हों, लेकिन नेताओं और कार्यकर्ताओं की तैयारी पूरी है। रविवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का 61वां जन्मदिन है। ऐसे में बीजेपी नेताओं की तैयारी थी तो मुख्यमंत्री के साथ उनका जन्मदिन मनाने की, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से मुख्यमंत्री किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाएंगे। बीजेपी नेताओं ने महानगर से लेकर जिले में मंडल लेवल तक प्रोग्राम की तैयारी की है। कार्यकर्ता भव्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस मनाएंगे और महानगर कार्यालय में सुबह 10 बजे हवन का कार्यक्रम रखा हुआ है और देहरादून के सभी मंडलों में, जनपद स्तरों में ये माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्म दिवस को मनाया जाएगा। देहरादून में महानगर के नेताओं के जन्मदिन के पहले दिन दून हॉस्पिटल में कंबल दान दिए, तो रविवार को मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में बड़े आयोजन की तैयारी है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सीएम जल्द स्वस्थ होंगे और जन्मदिन पर आयोजन भी होगा। बालावाला में भव्य कार्यक्रम करने की योजना समस्त कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरी विधानसभा से मनाया जा रहा है और मुझे लगता है कि जिस तरह का जोश उस क्षेत्र की जनता में दिखाई दे रहा है कि बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। और जिस तरह किसी कारणवश आपको मालूम होगा कि कोरोना संक्रमित हो गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं के जोश में कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री के कोरोना पॉजिटिव होने के चलते सीएम हाउस में फिलहाल एंट्री बंद है। ऐसे में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री को 61वें जन्मदिन की बधाई देने की तैयारी की है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। कोरोना काल में परिवहन निगम की बसों का संचालन नहीं हो पाया। इसके साथ ही कई जिन हाईवेज पर बसें चल भी रही थी तो यात्रियों की कमी से परिवहन निगम को घाटा हो गया। अब परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने कहा है कि घाटे को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। कई अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाई जा रही है। निश्चित रूप से कोविड-19 की वजह से और लॉकडाउन की वजह से परिवहन निगम को काफ़ी नुकसान हुआ है, क्षति हुई है और पिछले वर्षों का भी आप अगर लेखा जोखा लें तो परिवहन निगम निरंतर घाटे में रहा है। हमने कुछ कदम भी उठाए और कुछ सख्ती भी की। जो अनावश्यक खर्चे थे उसमें भी हमने रोक लगाई है और धीरे धीरे घाटे में कमी आ रही थी।
मैं जो चाहती हूँ कि उनके रिहैबिलिटेशन पर भी हम लोग थोड़ा फोकस करें। सीबीएसई के रीजनल डायरेक्टर रणवीर सिंह ने संभावना जाहिर की है कि 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स अपने समय पर ही हो सकते हैं। सीबीएसई की तैयारियां तो चल ही रही है। पिछले सेशन में कोविड की वजह से एग्जाम्स देरी से हुए, लेकिन इस बार समय पर ही एग्जाम्स कराने की पूरी तैयारी है। जैसे होती 30% जो सिलेबस कर्टेल किया है वो पहले से ही कर दिया है बच्चों को सरलता के लिए कि भाई कोविड की जो ये महादशा है जो हमारे ऊपर चल रही है, इसकी वजह से बच्चों को जो वैकल्पिक व्यवस्था कहते हैं शिक्षा व्यवस्था में लाया जा रहा है। बच्चों को सारे बोर्ड एग्जाम की तैयारियां कराने के लिए मजबूती से सहयोग किया जा रहा है। हमारे पिथौरागढ़ में एक महिला को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया। देवविलथल के पास बिसौना खान में गुलदार ने महिला पर हमला किया। वन विभाग और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है। 2 दिन पहले भी गुलदार ने एक महिला को अपना निवाला बनाया था। उधर रुड़की में शुगर मिल शुरू हुए 1.5 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक गन्ने का मूल्य निर्धारण नहीं हो पाया है। किसान परेशान हैं, अपना गन्ना चरखी कोल्हू में डालने के लिए मजबूर हैं। आरोप है कि चीनी मिलों पर अभी भी किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है, शुगर मिल देने को तैयार नहीं है। किसानों ने मांग की है कि गन्ने का समर्थन मूल्य 350 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये तक होना चाहिए। किसानों के सामने तो बहुत बड़ी दिक्कत है कि इकबालपुर में पिछले 2 साल का भुगतान नहीं हुआ, उत्तम का 15 दिन का भुगतान शेष है। तो किसान के सामने बहुत बड़ी समस्या है। उसके लेबर को उस छिलाई में पैसा देना, अपने बच्चों की पढ़ाई है, घर के काम है, अन्य खर्च हैं, तो किसान को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डीआईजी गढ़वाल का पद संभालने के बाद नीरू गर्ग ने नशे पर लगाम के लिए बड़ा कदम उठाया है। देहरादून के बाद अब कई अन्य जिलों में ऑपरेशन सत्य चलाया जाएगा, जिसमें नशे से पीड़ित युवाओं की काउंसलिंग होगी और नशे पर रोक लगाई जा सकेगी। एम्स ऋषिकेश में इसके लिए अलग से सेंटर बनाए जाएंगे ताकि राज्यों के अन्य जिलों से भी लोग यहाँ पर आ सकें। कि उनके रिहैबिलिटेशन पर भी हम लोग थोड़ा फोकस करें। उसके लिए हमें मेडिकल विभाग के साथ भी थोड़ा कोऑर्डिनेशन करने की और उनके सहयोग की ज़रूरत होगी। उधम सिंह नगर का तराई क्षेत्र पिछले 4 दिनों से कोहरे और शीतलहर की वजह से चपेट में है। जिले का खटीमा हो या फिर सितारगंज क्षेत्र, हर जगह ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सड़कों पर वाहन रेंगते हुए चल रहे हैं। सर्दी बढ़ने से लोग घर से कम बाहर आ रहे हैं। स्टेशन की जब हम बात करते हैं बस स्टेशन की, तो वहाँ पर यात्रियों की संख्या भी बहुत कम है। टिहरी झील में बढ़ती पर्यटन गतिविधियों को देखते हुए अब प्रशासन प्रतापनगर क्षेत्र को भी टिहरी झील पर्यटन सर्किट से जोड़ने के लिए कोशिशें कर रहा है। पर्यटन विभाग को प्रतापनगर क्षेत्र में होम स्टे, कैंप और ट्रैकिंग रूट के लिए जगह चिन्हित करने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। टिहरी झील से सटे आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन को डेवलप किया जा सके और पर्यटकों को भी इन क्षेत्रों में घुमाया जा सके। उस एरिया के टूरिज्म को प्रतापनगर और खैट पर्वत और जो भी वहाँ ट्रैकिंग रूट्स वगैरह का डेवलप किया जा सकता है, ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि वहाँ किस किस पॉइंट को हम लोग डेवलप कर सकते हैं, ताकि बोट से प्रतापनगर और फिर आगे ट्रैक ले जा करके और फिर बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ से रोड हेड से गाड़ियाँ पिक करके टूरिस्ट को उस एरिया में ले जा सके, ताकि प्रतापनगर एरिया का भी डेवलपमेंट हो। टाइम पे जो जैसे ट्रैकिंग रूट बनेंगे या प्रतापनगर या जैसे मतलब किसी भी चीज़ को विकसित करना है, तो कहीं ना कहीं दोनों जगहों को जोड़ता है, प्रतापनगर और टिहरी को कहीं ना कहीं बोट व्यवसाय जोड़ता है। तो इन दोनों में आसपास में कैसा व्यवसाय बने ताकि इधर प्रतापनगर वाले जो लोग हैं वो भी इस टिहरी झील का लाभ ले सकें और टिहरी वाले भी ले सकें। खबर रामनगर से है, जहां कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक बार फिर से टाइगर मॉनिटरिंग के लिए फेज 4 की गणना की जा रही है। देश के सभी टाइगर रिजर्व में हर साल बाघों की गणना की जाती है, जिसमें कैमरा ट्रैप के जरिए गणना कर टाइगर रिजर्व में बाघों का मिनिमम नंबर निकाला जाता है। इस बार कॉर्बेट में गणना 5 दिसंबर से शुरू की गई है। इसके लिए रामनगर टाइगर रिजर्व में करीब 250 जोड़े कैमरों के इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि कालागढ़ टाइगर रिजर्व में ये कैमरे बाद में लगाए जाएंगे, जिसमें 270 जोड़ी कैमरों के प्रयोग किए जाएंगे। बीते साल फेज 4 की गणना में कॉर्बेट में 252 बाघ होने की पुष्टि हुई थी। रिजर्व में प्रत्येक वर्ष जो है फेज़ 4 मॉनिटरिंग जिसमें सिर्फ कैमरा ट्रैप के माध्यम से टाइगर्स का मिनिमम नंबर निकालते हैं, वो किया जाना होता है प्रत्येक वर्ष। तो उसी के अनुसार जो ये कार्रवाई है वो अभी 5 दिसंबर से स्टार्ट हो गई है। इसमें फर्स्ट फेज में जो
रामनगर टाइगर रिजर्व प्रभाग है, इसमें किया जा रहा है। उसके बाद सेकेंड फेज में कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग में किया जाएगा कैमरा ट्रैप के माध्यम से। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।